तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रज़ा और आपका स्वागत है एनसीईआरटी क्लासेज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछ लेता है। माना कि ये अंक जो है ना, ये अंक की जगह पर हमारा जो होता है वो हमारा रूट 7 आ जाता है, रूट मतलब 11 आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा रूट 5 ही सिद्ध करने को आए, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, ये जो रूट 5 को सिद्ध करना है ना, वो लगभग सेम ही प्रोसेस होता है, सिर्फ हमें इसकी संख्याओं को चेंज करना है। जो लिखा रहता है वही हम लिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, ज़्यादा बकवास नहीं, चलिए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रूट 5 को हम किस प्रकार से एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है ना, उसे उसका पहले हम मतलब उल्टा मान लेते हैं। यहाँ पर हम उल्टा क्या मानेंगे, जैसे कि देखिए कि माना, यहाँ पर हम लिख देंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा नहीं हो गया। यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या है और हमने मान लिया रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है? ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें रूट 5 जो है ना, उसके बराबर p बाई क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमने परिमेय संख्या मान लिया। तो यहाँ पर अब हम मान लेंगे रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? p बाई क्यू। तो यहाँ पर अब हमें p और q को बताना पड़ेगा कि p और q क्या है। तो जहाँ हम लिखेंगे, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q इज़ नॉट इक्वल 0 और q जो है ना वो 0 के बराबर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, उसे हम क्या कह देते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 12/6 हम लिखते हैं ना, तो 12 को 2 भी काट सकता है और ये 12 को 2 छक 12 और 2 3 6, यानी कि 2 भी काट दिया तो इसका गुणनखंड 1 हो गया। अब 12 को देखते हैं कि कौन संख्या काट है? 3 भी काट है, 3 चौक 12, 3 दूना 6, यानी कि इसका जो गुणनखंड 3 भी हो सकता है और 1 भी काट सकते, 1 बारहम 12, 1 छयम 6, तो इसके गुणनखंड जो हो गए वो 3 निकल के आ गए। तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 3/4 को केवल कौन काट सकता है? एक ही काट सकता है। जैसे कि 3 एकन्नम 1 3 3, 1 4 4 हो जाता है। तो 3/4 केवल एक ही काटा ना, तो ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि सहअभाज्य संख्या आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल 0, यानी कि q जो है वो बराबर है नहीं है 0 के। तो अब देखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो रूट 5 का वर्ग कर देंगे और बराबर p बाई क्यू का हम वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करते हैं ना, तो ये जब इसका वर्ग जब करते हैं तो ये केवल 5 ही निकल के आता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट 5 के अंदर हमारा 2 5 है। तो रूट जो होता है वो आवाज़ देता है, यदि तुम मेरे अंदर 2 हो ना तो मैं 1 निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 5 निकल कर आता है, हमारा रूट जो होता है वो हट जाता है यदि वर्ग आया है। तो रूट 5 बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर, क्योंकि ये भी वर्ग में था, p का स्क्वायर और वर्ग का स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बटा 1 कर सकता हूँ एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो p का जब बराबर रहता है और इधर बराबर रहता है और इधर संख्याएं बटे में रहती है ना, तो तिर्यक गुणा होता है। जी हाँ दोस्तों, तिर्यक गुणा होता है। तो p का स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर और बराबर लिखेंगे
5 का क्यू स्क्वायर में गुणा होगा तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों क्यू स्क्वायर को ना इधर लाना, क्यू स्क्वायर को इधर ही रखना है और 5 को जो है वो पक्षांतर करके हमें इधर लेकर है, तो इधर गुणे में है, जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा हमारा 5 हो जाएगा और बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे अब हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिए तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये जो 5 है ना, पी स्क्वायर कामा 5 से विभाज्य है। जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है तथा पी भी 5 से विभाज्य है। पी भी जो है वो 5 से विभाज्य है। यहाँ पर पी स्क्वायर जो है, देखिए दोस्तों पी है ना, पी के बटे में 5 है, यानी कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तथा पी भी 5 से विभाज्य है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जो एक 12 के स्क्वायर है अब बटा 2, तो 12 भी 2 से विभाज्य है। यदि हम 12 का वर्ग करते हैं तो वो भी जो है 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तथा पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि माना P बराबर हमारा 5m, P बराबर हमने मान लिया, माना P बराबर 5m, तो हमें यम को बताना पड़ेगा जहाँ यम एक पूर्णांक है। यानी पूर्णांक क्या होता है, हमारा जो संख्याएं पूर्ण होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये संख्या जो है वो आपस में पूर्ण है, तो यम हमारा एक पूर्णांक है। तो समीकरण एक में P का मान रखने पर अब P हमारा क्या है, P बराबर 5m है, तो समीकरण 1 हमारा ये था, तो P बराबर हम 5m रख देंगे समीकरण 1 में, तो 5m जो हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा अब बटे 5 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, 5m स्क्वायर अब बटे 5 और बराबर क्यू स्क्वायर आ गया। इतना तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हम 5 से जब इसको भाग देते हैं ना तो कितना आता है, 5 5 25 m स्क्वायर अब बराबर क्यू स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर और हो गई कि जो 5 है ना, जो क्यू है ना, वो 5 से भी विभाजित है, यानी कि 5 जो है वो 25 को विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 और 2, और इसे हम क्या मान लेते हैं, 2 समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्यों लिख दिया, बताया आप लोगों को, समझाया क्यों नहीं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ऊपर मेंशन कर चुका हूँ कि यहाँ पर मैं बताया कि जो P और Q जो है ना वो सहअभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए P जो है वो 5, P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है, यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 हो गया, एक 5 हो गया, यानी कि एक हो गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, 5 हो गया। और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आता है, हमारा क्या आता है, ये हमारा दूसरा 5 जो है वो 25 को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 जो है वो P स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, और यहाँ 5 जो है, ये जो 5 है, ये जो 5 है हमारा वो 25 को भी विभाजित कर दिया है। तो दोस्तों ये बात तो मतलब गलत हुई ना कि जो हमारा P और Q है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें एक से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, एक से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर P और Q सहभाज्य संख्या थी, इसलिए इसमें केवल एक ही गुणनखंड हो सकता है,
इसलिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से पता चलता है, स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ हमारा गुणनखंड जो है वो 1 से अधिक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए एक गुणनखंड तो ये हो गया था क्योंकि इससे विभाज्य है, और ये 25 जो है वो 5 से भी विभाज्य है, तो यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए ना, तो P और Q जो है वो हमारी सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ पर √5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो √5 है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से सिद्ध करना आ गया होगा। तो दोस्तों इसका जो PDF है ना, PDF फाइल जो है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो दोस्तों वहां से जाइए और फटाफट आप उससे जुड़ जाइए। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप मुझसे डायरेक्ट उसमें क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आया है, तो मैं वहाँ पर एकदम अच्छे से आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से जो यहाँ पर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको बढ़िया तरीके से समझा सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर √5 आपको समझ में अच्छे तरीके से अगर जो आ गया है तो यहाँ पर √3 को भी √5 को भी आप सिद्ध कर ले जाएंगे और √11 भी इसकी को भी इसी प्रकार जितनी भी संख्या है ना, यानी कि जैसे कि यहाँ पर √5 था तो √5 के स्थान पर हम यदि हमें √11 को सिद्ध करना है तो ये जो सेम लिखा है ना ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ हमें इसकी जगह पर 11 को लिखना है, क्योंकि हम √11 को जब सिद्ध करेंगे तो 5 √5 की जगह हमें √11 को लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।